Hello everyone, welcome to SWPM classes. I am Nidhi Gupta and today मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ about classical botany things. So without wasting any time, just let's get started. तो हमारा फर्स्ट कंसर्न है that हमें क्लासिकल बॉटनी के बारे में क्या पता है एंड क्लासिकल बॉटनी होती क्या है, क्लासिकल बॉटनी में क्या क्या चीजें हम पढ़ते हैं और उसका बेसिक फंडामेंटल क्या है, क्लासिकल बॉटनी इम्पोर्टेंट क्यों है एंड क्लासिकल बॉटनी का क्या रोल है किसी भी एग्जाम में, और किसी भी एग्जाम से पहले बॉटनी के अंदर क्लासिकल बॉटनी का क्या रोल है। तो बेसिकली हम सब जानते हैं कि क्लासिकल बॉटनी के अंदर हम सब क्या पढ़ते हैं। ऑब्वियसली हम एल्गी के बारे में पढ़ते हैं। क्लासिकल बॉटनी के अंदर बहुत सारी चीजें आती है, लाइक एल्गी आती है, फंजाई के बारे में पढ़ते हैं, देन हम उसके बाद ब्राइफाइट्स के बारे में पढ़ते हैं। ब्राइफाइट्स के बाद हम टेरिडोफाइट्स को डिस्कस करते हैं एंड टेरिडोफाइट्स के बाद हम जिम्नोस्पर्म्स को डिस्कस करते हैं। एंड जिम्नोस्पर्म्स के बाद बेसिकली आती हैं चीजें अबाउट एंजियोस्पर्म्स, एंड बिकॉज एंजियोस्पर्म्स एडवांस लेवल पे आ जाते हैं प्लांट्स, इसीलिए लोअर बॉटनी को हम डिस्कस करते हैं अबाउट जिम्नोस्पर्म्स तक। एंजियोस्पर्म में प्लांट एक्चुअली में प्लांट बन चुका होता है। यहाँ से जब हम एल्गी से बात करते हैं, एल्गी से एंजियोस्पर्म तक का एक हम कह सकते हैं जर्नी होती है, बिकॉज हम इन चीजों को सेम इसी सीक्वेंस में पढ़ते हैं। क्यों पढ़ते हैं? बिकॉज ये सब यहाँ से यहाँ से यहाँ से और यहाँ से यहाँ तक सब क्या होता है, इवोल्यूशन होता है। यहाँ पे आप देखोगे एल्गी के बारे में, और जब आप पढ़ोगे जिम्नोस्पर्म्स के बारे में, एल्गी से जिम्नोस्पर्म्स तक का ये एक जर्नी है, और इस जर्नी में आप केवल और केवल देखोगे इवोल्यूशन। कैसे इवोल्यूशन को देखोगे? बिकॉज जब हम देखते हैं ना अबाउट एल्गी, तो एल्गी में हम क्या देखते हैं कि कोई प्लांट है बट उसकी बॉडी ही वेल डेवलप नहीं है, वो थैलॉइड बॉडी का होता है, उसकी जो स्ट्रक्चर होती है वो थैलॉइड होती है, मतलब हम उसमें स्टेम को, लीव्स को नहीं देख पाते क्योंकि वो नहीं होती है। ठीक है, देन हम फंजाई की बात करते हैं। आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे भी चीजें अलग होती हैं, ये भी थैलॉइड बॉडी को डिस्कस करते हैं, लेकिन इसके अलावा बहुत सारी ऐसी चीजें आ जाती हैं जो एल्गी और फंजाई में डिफरेंस क्रिएट करती हैं। हर चीज को मॉडिफिकेशन मिलता चला जाता है। कई बार ऐसा होता है कि कुछ चीजें पहले वाले में ज्यादा अच्छी होती हैं, बट दूसरी वाली चीज उससे ज्यादा बढ़ के हो जाती है। कहीं पे स्पोर फॉर्मेशन हो जाता है, कहीं पे हम देखेंगे ब्राइफाइट्स के अंदर कि यहाँ पे फर्टिलाइजेशन के लिए वाटर एसेंशियल हो जाता है, जिसकी वजह से ये क्या होते हैं, ब्राइफाइट्स को एम्फीबियंस बोल दिया जाता है। ब्राइफाइट्स को एम्फीबियंस बोल दिया जाता है। क्यों? बिकॉज यहाँ पे एक नया इवोल्यूशन है। एल्गी और फंजाई के अंदर हम ये सब नहीं पढ़ते हैं, राइट? तो ये सब चीजें क्या है, ये इवोल्यूशन है, ये हम क्लासिकल बॉटनी के अंदर पढ़ते हैं। और धीरे धीरे हम क्या देखते हैं कि वहाँ पे वस्कुलर टिश्यूज जो है वो भी डेवलप होना शुरू हो जाते हैं। वस्कुलर टिश्यूज से क्या होता है, वहाँ वस्कुलर टिश्यू हम सबसे पहले कहाँ देखते हैं, टेरिडोफाइट्स के अंदर उनकी प्रेजेंस देखी जाती है। यहाँ पे इवोल्यूशन हो जाता है। हम पहली चीजों को देखोगे तो यहाँ पे कुछ नहीं मिलेगा वस्कुलर टिश्यूज जैसा, लेकिन हम टेरिडोफाइट्स पे जैसे ही आते हैं तो हमें पता लग जाता है अबाउट वस्कुलर टिश्यूज नाम की भी कोई चीज होती है, राइट? तो ये क्या है, ये इवोल्यूशन चल रहा है। जब हम जिम्नोस्पर्म्स में आते हैं तो हमें सीड हैबिट देखने को मिलती है। सीड हैबिट से जब हम फाइनली एंजियोस्पर्म्स में आते हैं तो हम देखते हैं पूरा का पूरा प्लांट डेवलप हो चुका होता है, जिसके अंदर वस्कुलर प्लांट भी है, जिसके अंदर अब थैलॉइड बॉडी नहीं है। हम स्टेम, ब्रांचेस को, लीव्स को अलग से डिफरेंशिएट कर सकते हैं, रूट्स होती हैं। ठीक है, जिम्नोस्पर्म्स में जहाँ हम सीड हैबिट को देखना शुरू करते हैं, एंजियोस्पर्म में वो सीड हैबिट एक्चुअली डेवलप हो चुकी होती है, और एक प्लांट सीड को सो करने के बाद, सीड को बोने के बाद एक प्लांट पूरा का पूरा डेवलप हो जाता है। तो ये सब क्या है, ये सब चीजें हम क्लासिकल बॉटनी में पढ़ते हैं। हालांकि आप सबको ये सब चीजें पता है, लेकिन बेसिक फंडामेंटल यही है कि हम एल्गी से एंजियोस्पर्म सबको क्यों पढ़ते हैं। बिकॉज हम यहाँ पे जो हमारा बेसिक विजन होता है वो होता है कि हम इवोल्यूशन को देखें कि चीजों में इवोल्यूशन हो रहा है, चीजें इवोल्व हो रही हैं, राइट? सो क्लासिकल बॉटनी में हम यही सारी चीजें पढ़ते हैं। हम अबाउट मॉर्फोलॉजी पढ़ते हैं प्लांट्स की, हम अबाउट एनाटॉमी के बारे में भी पढ़ते हैं। ठीक है, हमें पता लगता है कि किस तरह से कौन सी चीज वर्क कर रही है। ठीक है, प्लांट्स में लीव्स किस तरह की, राइट? ये सारी चीजें, ये सब चीजें बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं इन द बॉटनी, बिकॉज बॉटनी अपने आप में प्लांट साइंस है। तो हमें शुरुआत से जहाँ से उनकी बेसिक कहते हैं ना नींव रखी गई है, हमें उस चीज को उठा के किस तरह से वो बड़ी बनी है उसको फोकस करना होता है क्लासिकल बॉटनी। तो आई होप आपको ये बेसिक विजन जो है, बेसिक फंडामेंटल जो है वो क्लियर हुआ होगा।
और ये क्लासिकल बॉटनी अपने आप में बहुत ज़्यादा स्टैंडर्ड रोल प्ले करती है। नाउ नेक्स्ट हियर इज कि हम जानते हैं कि क्लासिकल बॉटनी मतलब कह सकते हैं कि एक बोरिंग सब्जेक्ट है, सबको पता है ये। बिकॉज बोरिंग क्यों बोल रही हूँ, बिकॉज ये थियोरेटिकल है एंड हमें ये दिखता है कि भाई थियोरेटिकल सब्जेक्ट को हम किस तरह से पढ़ें, याद नहीं रहती हैं चीज़ें, किस तरह से किया जाना चाहिए, राइट। तो उसके बारे में भी हम आगे बात करेंगे। तब तक के लिए हम अपनी अगली साइड पे चलते हैं एंड बिलीव मी आफ्टर दिस वीडियो यू आर गोना लव क्लासिकल बॉटनी एंड आपको अपने आप में इंटरेस्ट फुल्ली पैदा हो जाएगा, आपको गाइडेंस मिलेगी एंड जस्ट गो अहेड। नाउ हमारी दूसरी पॉइंट आती है कि हमें क्लासिकल बॉटनी को करना है। मैं बेसिकली क्लासिकल बॉटनी को अगर मैं इस पॉइंट में कंसिडर करूँ तो वो ठीक नहीं होगा, बिकॉज ये चीज़ें हमें हर चीज़ को, चाहे वो मॉलिक्यूलर बायोलॉजी हो, सेल बायोलॉजी हो या कोई भी एडवांस फॉर्म ऑफ बायोलॉजी हो, हम उसको भी पढ़ेंगे या कोई भी अदर एग्जाम है हम उसमें भी करेंगे, तो ये चीज़ें मस्ट होती हैं। तो क्या पॉइंट है, आई थिंक मेरे अकॉर्डिंग वो पॉइंट्स केवल 3 हो सकते हैं और भी हो सकते हैं, बट बेसिकली 3 पॉइंट्स तो होने ही होने चाहिए। फर्स्ट इज कि हमारा बेसिक क्लियर होना चाहिए। बेसिक क्लियर होने से क्या मतलब है, हमारा बेसिक क्लियर होने से हमारा ये मतलब है, सपोज हम लोग इस टाइम पे जब हम पढ़ रहे हैं तो ऑब्वियसली या तो हम ग्रेजुएशन के स्टूडेंट्स हैं फाइनल ईयर में, या फिर हम पोस्ट ग्रेजुएशन के स्टूडेंट्स हैं, राइट। तो बेसिक हमारा क्या होगा, अगर हम ग्रेजुएशन में पढ़ते हैं तो हमारा बेसिक 11th एंड 12th होता है, राइट। और 11th 12th में बेसिक्स के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या होता है, एनसीईआरटी, राइट। एनसीईआरटी से ज्यादा अच्छा बेसिक हमारा कहीं और क्लियर नहीं हो सकता है। एनसीईआरटी का एक सिंगल पेज आपकी रेफरेंस बुक के 25 पेजेस ऑलमोस्ट कवर करता है, अगर हम सिंगल टॉपिक को लेके चलते हैं तो ये आप एनालाइज अपने आप से कर सकते हैं, आप कोई भी टॉपिक उठा सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज को आप एनसीईआरटी में पढ़ते हो, हालांकि इन 25 पेज में मैं ये नहीं कह रही हूँ कि एक पेज में 25 पेज समाये हुए हैं, नहीं, बट आपको यहाँ से क्या मिल जाता है, बेसिक मिलता है। और जब आप इसको एडवांस लेवल पे पढ़ते हैं 25 पेज में, तो आपको अगर ये चीजें क्लियर है इस एक पेज की, तो यहाँ पे मैं 99% श्योर हूँ कि आप बहुत अच्छे से चीजों को समझ पाते हैं। तो बेसिक अपने आप में एक बहुत ज्यादा, कहते हैं ना, एक स्ट्रॉन्ग पिलर की तरह बिहेव करता है, ठीक है। तो हमारा बेसिक क्लियर होना चाहिए, ये जरूरी नहीं, ये बेसिक क्या होता है, बेसिक कुछ भी हो सकता है। 11th 12th हमारा क्या कहते हैं, बेसिक ही होता है, हमारा एक स्टार्टअप होता है। हम 11th 12th के बाद चाहे किसी भी कोर्स में जाए, ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन किसी भी एग्जाम की स्टार्ट प्रिपरेशन करें, हर किसी के लिए जरूरी होता है कि हमारा बेसिक क्लियर हो। तो फर्स्ट पॉइंट टू बी रिमेम्बर इज टू क्लियर आवर बेसिक्स, ओके। नाउ अब बेसिक हमारा क्लियर हो गया, ये हमारा फर्स्ट पॉइंट। देन सेकंड थिंग इज कि आप किसी भी चीज के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, चाहे कोई भी वो चीज है जिसके लिए आप प्रिपेयर कर रहे हो, तो आपको क्या चाहिए। सपोज आप पीजी एंट्रेंसेस के लिए ही प्रिपेयर कर रहे हो, आपने बेसिक्स आपके क्लियर हैं, राइट। आपको पीजी एंट्रेंस के लिए ही क्या करना है, प्रिपेयर करना है। तो आप क्या करोगे, चाहे सबसे पहले तो आपका विजन क्लियर होना चाहिए कि आपको करना क्या है, आप किस एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो। सपोज आप ओडिशा यूनिवर्सिटी के लिए या ओडिशा के किसी एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, राइट। तो उसके लिए आप क्या करोगे, सबसे पहला काम होना चाहिए आपको कि आप उस एग्जाम के पैटर्न को एनालाइज करें, पैटर्न को देखें कि वो एग्जाम जो है वो पैटर्न क्या है, उसके क्वेश्चन पेपर का पैटर्न क्या है, किस पैटर्न को फॉलो कर रहा है हर साल, उसमें क्या नई चीजें आ रही हैं या किन पुरानी चीजों को वो फॉलो कर रहा है, राइट। तो हमारा बेसिक के बाद ये कंसर्न रहना चाहिए, जब हमें पता है हमारा बेसिक क्लियर हो चुका है या फिर हम बेसिक इतना लेवल पे जानते हैं कि हाँ अगर हम एडवांस तक जाएंगे तो हम उन चीजों को वापस से गेटअप कर सकते हैं जो हमारी शायद कहीं मेमोरी में लॉस हो चुकी हैं, राइट। तो पैटर्न से हमें क्या पता लगेगा, हमें एक आइडिया हो जाएगा कि हमारा बेसिक कितना प्रिपेयर हो चुका है या हमें कितना आता है। केवल आप पैटर्न देखो, आपको कुछ ना कुछ माइंड में, आप उसको ये से देख के मत देखो कि लाइक मुझे तो ये अभी करना है, नहीं, बस एक सरसरी निगाह से आप अगर देखोगे ना वो भी काफी होता है। तो पैटर्न को एनालाइज करना इज अ मस्ट थिंग टू डू फॉर द प्रिपरेशन ऑफ एनी सब्जेक्ट, ओके। तो पैटर्न को देखो।
नाउ द थर्ड थिंग इज, जब आपने पैटर्न देखा तो कहीं ना कहीं क्या होता है कि हमारे दिमाग में, भले ही हम उसको इस विजन से नहीं देख रहे हैं कि हमें वो क्वेश्चन करने हैं या कुछ है, नहीं, हमें क्या करना होता है, हमें दिमाग में जब हम कुछ भी चीज देख रहे होते हैं, किसी चीज की हम स्कैमिंग कर रहे होते हैं, तो क्या होता है ना, दिमाग में कुछ ना कुछ नजर टिकी जाती है किसी चीज पे। तो अब क्या करना होता है हमें कि उन बेसिक्स को वापस से देखो। लाइक हमारी ये जो 11th-12th की बुक्स होती है ना, ये हमारे जीवन भर की ये हम कह सकते हैं सिक्योरिटी होती है, ये हमें कभी धोखा नहीं देती। और मेनली उसमें एनसीईआरटी ही रेफर करती हूँ, किसी और टेक्स्ट बुक को या रेफरेंस बुक को नहीं। ठीक है, ये स्ट्रॉन्ग पिलर है, इनसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग कुछ भी नहीं हो सकता है। अब क्या करेंगे हमने ये पैटर्न को देख लिया, अब वापस से हम एनसीईआरटी पे जाएंगे। आप ये देखिए कि आपका अभी आपके पास टाइम है, अभी आप कोई एग्जाम के लिए प्रिपेयर नहीं कर रहे हैं, या फिर आने वाला है कोई एग्जाम, या आपने प्रिपरेशन शुरू नहीं की है, या उसके फॉर्म फिलिंग नहीं हुई है, तो ये हमारे पास टाइम होता है। किस लिए टाइम होता है कि हमें पता है जब वो एग्जाम आ जाएगा, हम प्रिपरेशन शुरू करेंगे तो हम एडवांस लेवल पे जाने की कोशिश करेंगे। बट ये हमारा टाइम है कि हम एनसीईआरटी पे वर्क करें। अगर अभी तक भी हमारे बेसिक्स क्लियर नहीं है तो हम उन पे वर्क करना शुरू करें। तो अब वापस से आप एनसीईआरटी पे आ जाएंगे, एंड उसके लिए जरूरी है आपकी कंसिस्टेंसी। दैट इज द थर्ड की पॉइंट टू बी रिमेम्बर। चाहे आप किसी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, आप उस फेज में हैं, या फिर वो एक प्री फेज है कि आपने वो प्रिपरेशन करनी शुरू नहीं की है, बट स्टिल आपको कंसिस्टेंसी जो है वो हमेशा बना के रखनी है। अगर आपका एग्जाम अभी दूर है, और या फिर आपने फॉर्म फिलिंग नहीं की है, उसके पहले भी आपको जब अपने बेसिक्स पे काम करना है, तो आप चाहे दिन का 1 या 2 घंटा उस चीज पे वर्क करें, चाहे आप पूरा दिन मस्ती करते फिरें, लेकिन ये दिन का 1-2 घंटा आपकी कंसिस्टेंसी को मेंटेन करके रखेगा। हर दिन आपको एटलीस्ट 1 से 2 घंटे आपको उस चीज पे वर्क करना है जो आपकी बेसिक को धीरे धीरे पिलर में कन्वर्ट करेगी। So, as for me, these are the 3 basic key points to be remembered while preparing, or while about to start for a preparation of any exam. Okay. Now, our next point is how to tackle PYQ. अब आपने ये देखा कि हमने अपनी कंसिस्टेंसी बना ली, हमने कंसिस्टेंसी के बाद हमने अपने बेसिक्स देखे, हमने चीज़ों को एनालाइज कर लिया। अब बात आती है कि हमें अभी तक हमारा एग्जाम नहीं आया है, या हमें नहीं पता, हमने पैटर्न तो देख लिया। अब क्या होता है कि सबसे पहली बेसिक के बाद जो दूसरी चीज आती है वो आती है PYQ, जिससे हमें पता लगता है कि हमें अपने लेवल पे कितना और ज्यादा ऊपर जाना है। बेसिकली हमारी प्रिपरेशन कभी भी पूरी नहीं होती है, लेकिन हमें एक आइडिया रहता है, हर इंसान को पता होता है कि उसकी कितनी ज्यादा प्रिपरेशन है, या वो कितना और करने की उसको जरूरत है, या और कितना कर सकता है जिससे उसको और बेटर रिजल्ट मिले, राइट। तो हमें पता लग गया है, हमने अपना टारगेट सेट कर लिया है, तो हमें पता होना चाहिए कि हम उस एग्जाम के पैटर्न के साथ अब दूसरी चीज किसको एनालाइज करें कि PYQ में किस तरह के क्वेश्चंस हैं, मतलब PYQs किस तरह के हैं, राइट। तो अगर वो PYQs जिस भी तरह के होंगे, अगर आप उनमें से अबाउट 50 to 60% भी केवल बेसिक्स क्लियर करके अबाउट NCERTs को पढ़ के कर पा रहे हैं, then you are in a good phase. You can say you are in a good phase, you are in a good position to proceed things. और अगर PYQs आप केवल NCERT से कर पा रहे हैं, या आपके दिमाग में उन PYQs को पढ़ते पढ़ते भी चीजें आ रही हैं, आपको लग रहा है कि हाँ मैंने तो ये पढ़ा है, भले ही आप उनको सोल्व नहीं कर पाए, सो क्या, सो व्हाट, आप उनको सोल्व नहीं कर पा रहे हैं, बट आपको ये तो रहेगा कि हाँ चीजें मेरे पास पड़ी हुई हैं। अगर 60 में से 20 क्वेश्चन और वी कैन से 30 क्वेश्चंस आपको ऐसे दिख रहे हैं जिसमें से आप 15 क्वेश्चन को सोल्व कर पा रहे हैं, एंड रेस्ट 15 में से कुछ ऐसे हैं जो आपके बिल्कुल माइंड में नहीं आ रहे हैं, और कुछ ऐसे हैं कि जिनको आप बोलोगे कि यार मैंने किया तो था, ऐसा कुछ पढ़ा हुआ है, बट राइट नाउ आई एम अनेबल टू रिकॉल इट, बट यस आई हैड रेड समथिंग अबाउट इट, राइट। तो वो भी एक प्लस पॉइंट ही है, वो कोई गलत बात नहीं है, वो भी एक प्लस पॉइंट है। तो यहाँ से आप समझ चुके होंगे कि बेसिक कितना इम्पोर्टेंट है, एंड जो हमारा PYQ है उसको टैकल करने का भी यही एक वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि आप बेसिक पे काम कीजिए। मेरा मेन फोकस आपकी बेसिक्स पे ही है। नाउ अब इतना आपको पता लग चुका है कि आपने PYQs देखे, PYQs से आपको पता लगा कि हमें और कितना करने की जरूरत है, हमें और कितना पढ़ने की जरूरत है,
हमारा बेसिक कितना क्लियर है एंड उसके बाद हम और कहाँ जा सकते हैं। देन ये चीजें टैकल करने में बहुत हेल्प करेंगी आपको आपके PYQs को। एंड द सेकेंड थिंग इज कि आपको अपने आप का एनालाइजेशन, आप अपने आप को एनालाइज कर पाएंगे कि आप किस लेवल पे स्टैंड करते हैं। तो ये चीज मेरे हिसाब से बहुत अच्छी है। अब हम क्लासिकल बॉटनी की जो बात कर रहे हैं, आपको क्लासिकल बॉटनी में एडवांस लेवल पे जाने से पहले क्या जरूरी है? एडवांस लेवल पे जाने से जरूरी है कि आप उन चीजों को अपनी 11th-12th की बुक्स से पढ़ें। वहां पे आपको मॉर्फोलॉजी, एनाटॉमी, एल्गी, फंजाई, हर किसी के बारे में आप देखोगे। एल्गी केवल 2 से 3 पेज में, या फिर हम कह सकते हैं केवल 2 ही पेज में पूरी हो चुकी है। बट क्या एल्गी इतनी ही है? बट स्टिल वो आप जब अपनी रेफरेंस बुक में उठा के देखेंगे ना, वो एक क्लास PO5C भी अगर आप पढ़ते हो तो वो एक क्लास आपको न जाने बहुत ज्यादा कंटेंट देके आपको मिक्स करने की कोशिश करेगी, कंफ्यूज करने की कोशिश करेगी। बट अगर आपने ये चीजें पढ़ोगे ना, एल्गी के वो 2 पेज पढ़ोगे, तो आपको दिखाई देगा कि आपको उसके ऊपर कमांड है। बिकॉज आपको वहां पे इतना ज्यादा कम शब्दों में इतना ज्यादा इम्पोर्टेंट मैटर मिल जाता है ना, कि वो आपका बेस तैयार कर देती है। जब आप PO5C के बारे में यहाँ पे पढ़ोगे अपने एडवांस लेवल में अपनी रेफरेंस बुक्स में, और जब आप NCERT में पढ़ोगे तो आप देखोगे NCERT ने 2 पैरा में उस चीज को खत्म कर दिया, बट एडवांस लेवल में वही चीज बहुत ज्यादा है। बट आप अपने आप में फील करोगे कि ये चीज मुझे कितनी ज्यादा सिंपल फील हो रही है। तो ये चीजें हैं, यानी आप क्लासिकल बॉटनी को किस तरह इजी बना सकते हैं अपने बेसिक को क्लियर करके। बेसिकली बिकॉज आप ये देख सकते हो कि अब मतलब कितनी ज्यादा वाइड चीजें हैं क्लासिकल बॉटनी में, बट आपको सब नहीं पढ़ना है। बट आपको क्या पढ़ना है ये आपको खुद डिसाइड करना है, और किस तरह करोगे और किस डायरेक्शन में करोगे ये भी आपको खुद डिसाइड करना पड़ेगा। बिकॉज जिसका जो लेवल फील होता है अपने आप को, वो अपने आप से उस चीज को रखे। अगर आप इस लेवल पे हो, आपको यहाँ पे जाना है, तो ये वर्क आपको अपने आप से करना पड़ेगा, राइट? नाउ नेक्स्ट थिंग कम हियर इज सिलेक्ट योर सोर्सेज वाइजली। अब हमें पता लग चुका है कि हमें बेसिक पे काम करना है, हमें पैटर्न देखना है, हमें कंसिस्टेंसी बनानी है, हमें क्लासिकल बॉटनी को इजी बनाने के लिए क्या क्या स्ट्रेटेजीज फॉलो कर सकते हैं, राइट? किस तरह से चीजों को हम एनालाइज कर सकते हैं, किस तरह से हम अपने आप को एनालाइज कर सकते हैं। और ये सब बेसिकली चीजें पता है कब है? अभी तक आपके पास केवल टारगेट है कि हमें कौन से एग्जाम को टारगेट करना है, हम किस एग्जाम के बारे में बात कर रहे हैं, राइट? हमें क्या है हमारे पास राइट नाउ कि हमारे पास पैटर्न क्या है, हम वो पैटर्न समझ लें अच्छे से, हम PYQs को एनालाइज करें, राइट? ये वो काम है जो आप बचा सकते, जिससे आप अपना टाइम भी बचा सकते हो। डेफिनेटली आप अपना टाइम बचा सकते हो। जब आप प्रिपरेशन फर्स्टली तैयार शुरू करना, मतलब प्रिपरेशन करना शुरू करते हो, तो आपको सब कहते हैं कि अपने PYQs को देखो, ये चीज मैंडेटरी होती है। बट अगर आप पहले से ही अपने उस जोन में, जब आप किसी चीज के लिए प्रिपेयर नहीं कर रहे हो, आप फ्री हो, तो आप इस चीज पे पहले ही वर्क करना शुरू कर दीजिए ना, ताकि जब आप फाइनली एक टारगेट को एक चीज को टारगेट करके उस पर आगे बढ़े, तो ये चीजें भी आपके लिए फेमिलियर हो जाएं और आपको इनको भी एनालाइज करने के लिए ज्यादा वक्त ना लेना पड़े, ताकि आप अपने कॉन्सेप्ट पे और अच्छे से वर्क कर सकें। नाउ सोर्सेज वाइजली सेलेक्ट करने की क्या बात है? यहाँ पे हमने ये लिखा है सेलेक्ट योर सोर्सेज वाइजली। इसका क्या मतलब है कि हम यहाँ पे काम कर, हमने अपने अभी तक के सोर्सेज ले लिए, इसके अलावा हमारे सोर्सेज क्या हो सकते हैं? हमारे सोर्सेज आ सकते हैं PYQs के, हमारे पास क्वेश्चंस होने चाहिए, हमारे पास बेसिक अपना मटेरियल होना चाहिए, हमारी रेफरेंस बुक्स होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए। हमारे सोर्सेज में हमने पढ़ चुके हैं ऑब्वियसली कि हमें PYQs चाहिए, हमें हमारी बेसिक्स चाहिए, लाइक NCERT बुक्स चाहिए, हमें हमारी रेफरेंस बुक्स चाहिए, राइट? रेफरेंस बुक्स भी तो चाहिए होंगी। बट कई बार हमारे सोर्सेज जो होते हैं ना, ये सोर्सेज ही हमारे लिए कई बार, अगर हमारे पास दुनिया भर की किताबें हैं, हमारे पास ये किताबें पढ़ने का लेकिन इंटरेस्ट नहीं है और टाइम भी नहीं है, तब हम क्या करें? उसके लिए सोर्सेज जरूरी नहीं है आप कोई ऑनलाइन क्लासेस प्रेफर करें, आपकी सेल्फ स्टडी भी आप कर सकते हैं, एंड इसके अलावा ऑफलाइन कोचिंग भी आप ज्वाइन कर सकते हैं।
बेसिकली ये जो रेफरेंस बुक्स, एनसीईआरटी, पीवाईक्यूज, ये मैंडेटरी सोर्स होती हैं फॉर अ पर्सन हु इज स्टडीइंग बाय हिमसेल्फ। जो पर्सन सेल्फ स्टडी कर रहा है उसके लिए ये चीजें मैंडेटरी हो सकती हैं, नहीं होती हैं, उसको चाहिए, लेकिन उसको भी एक गाइडेंस जरूर चाहिए होती है। विदाउट गाइडेंस हम चीजों को आगे प्रोसीड करने में बहुत ज्यादा डिफिकल्टी फेस करते हैं, और उसी डिफिकल्टी को कम करने के लिए सोर्सेज हैं ऑनलाइन एंड ऑफलाइन। वो डिपेंड करता है आप पर कि आपकी टाइम शेड्यूल क्या है, वो डिपेंड करता है आप पर कि आप किस तरह की चीज़ को प्रीफर करते हैं। कुछ लोग होते हैं, मैं पर्सनली ऑनलाइन क्लासेस को बहुत ज़्यादा प्रीफर करती हूँ बिकॉज मुझे ऑफलाइन में इतना इंटरेस्ट नहीं आता है, राइट। बट सबकी अपनी अपनी प्रेफरेंसेस होती हैं। तो ऑनलाइन सिलेक्शन हम करना चाहें टॉपिक का, ऑनलाइन सिलेक्शन हम किसी कोर्स का करना चाहें या किसी भी चीज़ को, किसी प्लेटफॉर्म को चुनना चाहें, उसके लिए हमें क्या चाहिए कि हमारा उस टीचर से इंटरेक्शन होना बहुत ज़रूरी है। तो अभी आप कभी भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म को प्रीफर करें तो सबसे पहले ये देखिएगा कि वहाँ पे जो टीचर आपको पढ़ा रहे हैं उनका आपके साथ या आपका उनके साथ इंटरेक्शन कैसा है, क्या आप उनकी बातों से, उनके पॉइंट से इंटरेक्ट कर पा रहे हैं। लाइक अगर आप मेरी ये वीडियो यहाँ तक देख रहे हैं तो क्या आप मेरे पॉइंट से इंटरेक्ट कर पा रहे हैं, क्या मैं आपको जो पॉइंट्स बता रही हूँ आपको समझ आ रहे हैं, आपको अच्छा लग रहा है। तो ये चीजें क्या है, इससे आपको पता लगेगा कि हाँ मुझे इस प्लेटफॉर्म पे आगे कंसिडर करना चाहिए या नहीं करना चाहिए मुझे इस प्लेटफॉर्म को। तो ये चीजें हेल्प करती हैं, राइट। ये है एक ट्रिक या फिर हम कह सकते हैं यही एक बेसिक चीज है जिसके लिए हम एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के लिए आगे प्रीफर करते हैं। देन अगर ऑफलाइन की बात करें तो वो डेफिनेटली अपने ऊपर डिपेंड करता है, आपको अपने नियर बाई स्पेसेस में, नियर बाई एरियाज में, लोकेलिटी में जो भी आपको अच्छा लगता है वहाँ पे प्रीफर कर सकते हैं डेफिनेटली। तो अबाउट द सोर्सेज मैं यही कहूंगी कि हमारे पास ये सोर्सेज होने तो जरूरी है, चाहे आप किसी भी प्लेटफॉर्म पे हो, चाहे ऑनलाइन चाहे ऑफलाइन या सेल्फ स्टडी कर रहे हो। हाँ, बट ये सब चीजें सेल्फ स्टडी वाले बंदे के लिए मैंडेटरी होती ही होती हैं, बिकॉज अगर आप ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे वर्क कर रहे हैं या वहाँ पे अपनी स्टडी को प्रेफरेंस दे रहे हैं, वहाँ पे आपको जो भी मटेरियल मिलेगा उस पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म पे, आपको वहाँ पे इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं होती है। आपको अपना केवल टाइम शेड्यूल को फिक्स करने की जरूरत होती है। अदरवाइज जो भी आपको मटेरियल वहाँ पे दिया जाता है, जो भी टेस्ट आपको दिए जाते हैं, क्लासेस होती हैं, वो सब आप अच्छे से पढ़ लो और आपको अपने आप में रिजल्ट देखने को मिलता है। बट कुछ स्टूडेंट्स जो सेल्फ स्टडी करते हैं उनके लिए ये चीजें बहुत ज्यादा जरूरी है, एंड पीवाईक्यू तो हर किसी के लिए रामबाण का काम करते हैं। तो ये थी मेरी आज की कुछ टिप्स, एंड होपफुली आपको ये चीजें समझ में आई होंगी। एंड अगर आप मेरे साथ इस प्लेटफॉर्म पे आप मेरे साथ जुड़ना चाहते हैं, आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं इस प्लेटफॉर्म पे, तो आप अपना डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर सकते हैं, वहाँ पे आपको सारी डिटेल्स मिल जाएंगी। व्हाट्सएप नंबर एंड जो वहाँ पे ईमेल आईडी आपको गिवन है, वहाँ पे जाके कांटेक्ट कर सकते हैं, एंड आपको हमारी तरफ से जो भी पॉसिबल सपोर्ट होगा हम लोग आपको देंगे। एंड होपफुली ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रही होगी एंड आपको अच्छे से चीज़ें समझ आई होंगी एंड शायद कुछ आपको हेल्प मिली होगी। तो इसी के साथ मैं ख़त्म करती हूँ आपकी आज की बात को, एंड थैंक यू वेरी मच।